नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के एक ऐसे शख्स जिनके बारे में आप शायद कुछ ना भी जानते हो, लेकिन आपने उनका नाम किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में या अपनी स्कूल लाइफ में ज़रूर सुना होगा। फ्रेंच मिलिट्री में लेफ्टिनेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले नेपोलियन कैसे इतने वर्ल्ड फेमस मिलिट्री कमांडर बने कि उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स को आज भी वर्ल्ड की कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट कई मिलिट्रीज़ इन्हें यूज़ भी करती है वॉर टाइम के दौरान। तो आज इस वीडियो में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे, उनके अर्ली लाइफ, उनके करियर, उनकी स्कूलिंग और फिर उनके लाइफ के कुछ मेजर कैंपेन्स और उनकी डेथ कैसे हुई थी, इस बारे में हम विस्तार में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू। बर्थ एंड अर्ली लाइफ। नेपोलियन जी का जन्म 15 अगस्त 1769 में एजिसियो कोरिस्का में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्टे था और उनकी माता का नाम मारिया लेटिजिया रेमोलिनो था। नेपोलियन अपनी माता पिता की चौथी संतान थे। नेपोलियन की जो फैमिली थी वो बाय ओरिजिन इटालियन थी। उनके जो फादर थे वो टस्कन की नोबल फैमिली बोनापार्टे से बिलोंग करते थे, तो वहीं उनकी माता जेनोइस की रेमोलिनो परिवार से ताल्लुकात रखती थी। नेपोलियन के बचपन का नाम नेपोलियोनी था। हालांकि समय के साथ साथ और लैंग्वेज में वेरिएशन की वजह से उनके नाम को कई तरह से स्पेल किया जाता था, जैसे कि नेपोलियोने, नेपोलियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1769 में, यानी जिस साल नेपोलियन पैदा हुए थे, उस साल एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी हुआ था। इसी साल फ्रांस ने कोरिस्का यानी कि नेपोलियन के जन्म स्थान को कॉन्कर किया था, जिसके बाद 1770 ने फ्रांस ने कोरिस्का को ऑफिशियली अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया था। कोरिस्का को फ्रांस का हिस्सा बनते देख जो कोरिस्का के लोग थे वो बिल्कुल नाखुश थे। इनफैक्ट उन्होंने फ्रांस के खिलाफ रजिस्ट भी किया था और इस रेजिस्टेंस में नेपोलियन के माता पिता भी शामिल थे। नेपोलियन के पिता बाय प्रोफेशन अटर्नी थे, जिन्होंने 1777 में फ्रांस के राजा लुई 16 के दरबार में कोरिस्का को रिप्रेजेंट भी किया था। नेपोलियन के बचपन पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता का पड़ा, जो कि रूल्स और डिसिप्लिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा थी, और शायद ये भी वजह है कि नेपोलियन आगे चलकर एक ऑर्गेनाइज्ड और एम्बिशियस व्यक्ति बन गए। 9 साल की उम्र में नेपोलियन मेनलैंड फ्रांस में गए, जहां उन्होंने 1779 में ओटन के एक रिलीजियस स्कूल में एडमिशन लिया। इसी साल मई में नेपोलियन को स्कॉलरशिप के साथ ब्रियने लेशाते की मिलिट्री एकेडमी में ट्रांसफ़र करा गया। नेपोलियन कोरिस्कन या इटालियन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं जानते थे, और फ्रांस में होने की वजह से उन्होंने 10 साल की उम्र में फ्रेंच लैंग्वेज सीखना शुरू किया ताकि वो फ्रेंच पीपल के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। नेपोलियन के जन्म स्थान उनके फ्रेंच भाषा को फ्लुएंटली ना बोल पाने की वजह से और ऐसी कई वजहों से उन्हें बुली किया जाता था, जिसकी वजह से वो अपने आप में ही रिज़र्व होकर रह गए। वो अपना ज़्यादातर वक्त रीडिंग में ही बिताया करते थे। उनके शुरुआत से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वो इनमें काफ़ी ज़्यादा जीनियस भी थे। अर्ली 20s में नेपोलियन ने कुछ समय के लिए राइटर बनने का भी सोचा था, और इसी दौरान उन्होंने कोरिस्का की हिस्ट्री पर एक बुक भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने एक रोमांटिक नोवेला भी लिखी थी। 1784 में ब्रिने में अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नेपोलियन को पेरिस के एक मिलिट्री स्कूल प्लेग दे इलिको मिलिटेर में भर्ती करा गया। प्लेग द इलिको मिलिटेर में नेपोलियन ने आर्टिलरी ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ली। आर्टिलरी ऑफिसर बनने का ये कोर्स उस टाइम 2 इयर्स का था, लेकिन उनकी पिता की डेथ की वजह से और उनकी पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने ये कोर्स सिर्फ 1 साल में ही पूरा कर दिखाया था। नेपोलियन इकेलो द मिलिटेर से ग्रेजुएट होने वाले कोरिस्का के पहले वासी भी थे। अर्ली करियर। सितंबर 1785 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नेपोलियन को ले फेरे आर्टिलरी रेजिमेंट में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कार्यरत किया गया। इस दौरान उन्होंने वैलेंस और ऑक्सियन में अपनी सेवाएं भी दी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने तक। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नेपोलियन एक 3-वे स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। इस ट्रायंगुलर स्ट्रगल में रॉयलिस्ट्स,
यानी कि जो लोग मोनार्की को सपोर्ट करते थे, दूसरी ओर रेवोल्यूशनरीज यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के रेवोल्यूशनरीज, और कोरिस्कन नेशनलिस्ट यानी कि कोरिस्कन राष्ट्रवादी के बीच ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रगल था ये चल रहा था। नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी थे और इसी वजह से उन्होंने जैकोबिन क्लब, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप था, वो उसके सपोर्टर भी बने थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स की वजह से ही। जुलाई 1793 में नेपोलियन ने ले सुआपर दी बिकोयर यानी कि सपर एट बिकोयर नामक एक प्रो रिपब्लिकन पैम्पलेट लिखा, यानी कि रिपब्लिकन्स के सपोर्ट में। इसकी वजह से उन्हें जैकोबिन्स क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी के छोटे भाई अगस्टिन रोबेस्पियरी का सपोर्ट भी मिला। इसके अलावा नेपोलियन के कोरिस्कन साथी एंटोन क्रिस्टोफर सैलिसैटी की जान पहचान की मदद से उन्हें फ्रेंच रिपब्लिकन फोर्सेस में आर्टिलरी कमांडर के तौर पर अपॉइंट किया गया ताउलेन को कैप्चर करने के लिए, और उन्होंने यानी कि नेपोलियन ने ताउलेन को सक्सेसफुली कैप्चर भी किया, जिसके बाद उन्हें 24 साल की एज में ब्रिगेडियर जनरल के तौर पर प्रमोट भी किया गया। अपनी तेज सफलताओं की वजह से नेपोलियन ने कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से उन्हें फ्रांस की इटालियन आर्मी का आर्टिलरी इंचार्ज भी बनाया गया। अप्रैल 1795 में नेपोलियन की पोस्टिंग विंडी वॉर में करी गई थी। विंडी वॉर फ्रेंच रॉयलिस्ट के अटैक को काउंटर करने के लिए लड़ी जा रही थी। हालांकि नेपोलियन ने अपनी ख़राब हेल्थ का बहाना देकर इस कैंपेन का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। इसी साल नेपोलियन को कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के ब्यूरो ऑफ टोपोग्राफी में ट्रांसफ़र करा गया, जहां से उन्हें ओटोमन सुल्तान को सर्व करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल में ट्रांसफ़र करने की एक अनसक्सेसफुल कोशिश भी करी गई। 3 अक्टूबर 1795 में पेरिस में जो राजा लोग थे या फिर रॉयलिस्ट थे, उन्होंने नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। अब ये नेशनल कन्वेंशन 1792 से लेकर 26 अक्टूबर 1795 तक एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज की एक असेंबली थी। बाद में अक्टूबर 1795 के बाद यह असेंबली एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, जिन्होंने फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक की इस्टेब्लिशमेंट भी करी थी। इस असेंबली का या फिर नेशनल कन्वेंशन का जो मेजर मोटिव था वो ये था कि मोनार्की को हटाया फ्रांस से। पॉल बैरेस, जो कि 1795 से 1799 की डायरेक्टरी रेजिम के एक एग्जीक्यूटिव लीडर थे, उन्हें नेपोलियन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री स्किल्स और टैक्टिक्स का पता था, जिसकी वजह से उन्होंने यानी कि पॉल ने नेपोलियन को नेशनल कन्वेंशन की ट्यूलरेस पैलेस की स्पेशल फोर्सेस की कमांड दी। पॉल ने नेपोलियन की जिन खूबियों की वजह से उन्हें ट्यूलरेस पैलेस की कमांड दी थी, उसको साबित करते हुए नेपोलियन ने रॉयलिस्ट का ये विद्रोह सप्रेस कर दिया। इसके बाद नेपोलियन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और साथ ही जो फ्रांस की नई डायरेक्टरी गवर्नमेंट थी, डायरेक्टरी रेजिम थी, उससे उन्हें पैट्रोनेज भी मिलना शुरू हुआ। डायरेक्टरी गवर्नमेंट ने नेपोलियन को इटालियन आर्मी का कमांडर बना दिया। इसके बाद नेपोलियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक मिलिट्री कैंपेन से फ्रांस के राइवल एम्पायर को यूरोप में कमज़ोर कर दिया। अपने इटालियन कैंपेन के दौरान नेपोलियन फ्रेंच पॉलिटिक्स में एक इन्फ्लुएंशियल फिगर के तौर पर उभर कर भी आए। जितनी नेपोलियन को सफलता मिलती गई, उतनी ही ज़्यादा वो एम्बिशियस भी होते चले गए। इटली में सक्सेसफुल कैंपेन के बाद नेपोलियन ने पेरिस में रॉयलिस्ट यानी कि मोनार्की के सपोर्टर्स का तख्ता पलट करने के लिए अपने जनरल पियरी अगरसन को 4 सितंबर 1797 में भेजा। इस तख्ता पलट से रिपब्लिकन्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हालांकि अब नेपोलियन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे और रिपब्लिकन्स को पेरिस को रूल करने के लिए नेपोलियन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ये वो दौर था जब यूरोप में रेवोल्यूशनरी वॉर्स चल रही थी। ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेसिव वॉर्स थी, जो कि 1792 से लेकर 1802 तक थी। इसकी वजह ये थी कि जो बाकी की मोनार्कीज थी यूरोप की, वो फ्रेंच में हुए रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उन्हें लगता था कि अगर ये रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में फैला तो उनकी सत्ता चली जाएगी। इन रेवोल्यूशनरी वॉर्स में जो एलाइज थे वो थे यूनाइटेड किंगडम, प्रशिया, रशिया, हानोवर और ऐसी कई और मोनार्कीज फ्रांस के अगेंस्ट लड़ रही थी ताकि इस रेवोल्यूशन को सप्रेस कर सके। रेवोल्यूशनरी वॉर्स में या फिर पूरे यूरोप में फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम था। उस टाइम ब्रिटिश नेवी पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा सुपीरियर नेवी थी और उसके मुकाबले में जो फ्रेंच नेवी थी वो उसके आसपास भी कहीं नहीं भटकती थी।
नेपोलियन भी ये बात जानते थे कि फ्रेंच नेवी के बल पर वो ब्रिटेन से कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मिडल ईस्ट या फिर इजिप्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने कई सारे कैंपेन लॉन्च करे इस रीजन में। नेपोलियन का मेजर एम ये था कि ब्रिटेन का या फिर ग्रेट ब्रिटेन का जो कांटेक्ट था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कम करे, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेड के साथ जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और वेल्दी होते जा रहे थे। मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के अलावा उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सुल्तान्स या फिर किंग्स के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना शुरू किए, जिनमें सबसे अव्वल थे इंडिया के सुल्तान यानी किंगडम ऑफ मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान, जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश के सबसे बड़े राइवल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 1799 तक नेपोलियन इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि लोग उन्हें एक ऐसे हीरो के तौर पर देखते थे जो कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फिर से पीस और प्रॉस्पेरिटी लाएगा। रेवोल्यूशनरी वॉर्स के टाइम यूरोप में स्पेशली फ्रांस रीजन में डिसऑर्डर और क्योस सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। 25 दिसंबर 1799 में नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में डिक्टेटरशिप इम्पोज कर दी। एक्सपर्ट्स इस डिक्टेटरशिप को डिक्टेटरशिप बाय प्लेबिसिएट भी कहते हैं, मतलब लोगों द्वारा रूलर का चॉइस करना। और इस डिक्टेटरशिप को जो है डिस्गाइज करके रखा गया था 8th ईयर कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर, मतलब साफ साफ नहीं दिखाया गया था कि नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप इम्पोज करी, उसे नाम दिया था बस 8th ईयर कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 8th ईयर कॉन्स्टिट्यूशन में 3 काउंसिल्स को नियुक्त किया गया था, जिनमें ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट काउंसिल जो थे वो थे नेपोलियन बोनापार्ट, जिनके पास इन तीनों काउंसिल में सबसे ज़्यादा पावर थी, और जो बाकी के 2 थे उनके पास लगभग ना के बराबर पावर्स थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th ईयर को 99.4% वोट के साथ मंजूरी भी मिली, और इसकी वजह थी जो लोग थे फ्रेंच लोग वो नेपोलियन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर दी या फिर पास करा। इस्टेब्लिशिंग टेम्पररी पीस 1800 के स्प्रिंग्स में ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मी को ऑर्गेनाइज शुरू किया। इस टाइम तक जो रशियन आर्मी थी या फिर रशिया था वो रेवोल्यूशनरी वॉर्स में एंटी फ्रेंच कोएलिशन से बाहर आ चुका था। फरवरी 1801 में ट्रीटी ऑफ ल्यूनेविले से ऑस्ट्रिया के साथ नेपोलियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने ऑस्ट्रिया से कहा कि भैया देखो, जो फ्रांस की बाउंड्री है वो गॉल रीजन तक इस्टेब्लिश रहेगी, और इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ पीस इस्टेब्लिश करी और जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था उससे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। रेवोल्यूशनरी वॉर्स में ब्रिटेन अब एकमात्र ऐसा देश बचा था जो कि फ्रांस के साथ वॉर में इन्वॉल्व था, लेकिन ब्रिटेन भी इतने सालों से फ्रांस के साथ संघर्ष कर थक चुका था, और फाइनली मार्च 27, 1802 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एमाइंस में पीस ट्रीटी साइन हुई, और इस तरह से पूरे यूरोप में फिर से पीस कुछ टाइम के लिए इस्टेब्लिश हुई। पीस स्थापित होने के बाद नेपोलियन ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फिर से शुरू कर दिया, और उन्होंने फ्रांस को उसके नेचुरल बॉर्डर से आगे फैलाना फिर से शुरू किया। इस बार नेपोलियन ने सिर्फ लैंड बॉर्डर्स को ही नहीं बल्कि ओवरसीज एक्सपेंशन भी शुरू कर दिया। फ्रांस के बढ़ते एक्सपेंशनिज्म की वजह से ब्रिटेन के लिए फिर से खतरे की घंटी बजने लगी, और इसी इनसिक्योरिटी के चलते ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ फिर से मई 1803 में वॉर डिक्लेयर कर दी। वॉर स्टार्ट होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेपोलियन को सत्ता से हटाने की कोशिश भी करी। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन की हत्या करने की भी कोशिश करी ताकि वो किसी भी तरह से फ्रांस की सत्ता से हट सके। हालांकि नेपोलियन को इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगा और इस तरह से उनकी जान बच गई। बिकमिंग एम्परर मर्डर कॉन्स्पिरेसी के बाद नेपोलियन ने एम्पायर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए खुद को मई 1804 में फ्रांस का एम्परर घोषित किया। नेपोलियन के एम्परर बनने के बाद जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन था, स्ट्रक्चर था, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि नेपोलियन ने एम्परर बनते ही एंशिएंट रोमन एम्पायर के टाइम के कुछ इंस्टीट्यूशन को फिर से रिवाइव किया। इसके अलावा उन्होंने रोमन एम्पायर के टाइम के कुछ सिंबल्स और टाइटल्स को भी री इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन ने अपनी अनअकाउंटेबल रेजिम को किसी भी तरह के ऑपोजिशन से बचाने के लिए प्रोपोगेंडा और सेंसरशिप का खूब सहारा लिया। इसी वजह से नेपोलियन काफ़ी लंबे समय तक बिना किसी पब्लिक ओपिनियन की चिंता के वॉर्स में इन्वॉल्व रहे।
1810 तक नेपोलियन का जो फ्रेंच एम्पायर था वो पूरे अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये पूरा कॉन्टिनेंटल यूरोप तक फैला हुआ था। 1796 से पहले जो यूरोप की पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन इस टाइम तक पॉलिटिकल बाउंड्रीज काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुकी थी। फॉल ऑफ नेपोलियन 1810 तक जहां नेपोलियन अपने क्लाइमैक्स पर थे, तो वहीं 1812 से नेपोलियन का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। नेपोलियन का डाउनफॉल रशियन कैंपेन से स्टार्ट हो गया था। नेपोलियन का इरादा फ्रेंच एम्पायर को रशियन रीजन में एक्सपेंड करने का था, जिसके लिए उन्होंने 1812 की वसंत ऋतु में लगभग 6 लाख की सोल्जर्स की आर्मी को लेकर वो रशिया की ओर मार्च करने लगे। रशिया में इन्वेजन के दौरान सितंबर को बोरोडिनो में फ्रेंच और रशियन आर्मीज आमने सामने आई और इनके बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई भी हुई थी। इसी दौरान 14 सितंबर को जो फ्रेंच फोर्सेस थी वो मॉस्को पहुंची और उन्होंने उसे अपने कंट्रोल में लिया। फ्रेंच फोर्सेस की जो फूड सप्लाईज थी वो इस कैंपेन के दौरान कम होने लगी थी और उन्हें लगा था कि मॉस्को पहुंचकर वो वहां से फूड गैदर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पर रशियंस ने पहले ही मॉस्को को खाली कर दिया था। इसके अलावा ग्रेट फायर इंसिडेंट और वक्त से पहले सर्दी की वजह से जो फ्रेंच फोर्सेस थी उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस फ्रांस के लिए रिट्रीट करना पड़ा। ये रशियन कैंपेन नेपोलियन की लाइफ का सबसे डिज़ास्टरस कैंपेन था। नेपोलियन जो कि 5 से 6 लाख की आर्मी लेकर रशिया की तरफ गए थे, कहा यह जाता है कि वापस लौटने पर फ्रांस आर्मी सिर्फ 10,000 सोल्जर्स की ही रह गई थी। इस कैंपेन की वजह से एलाइज ने फिर से नेपोलियन को हराने के लिए टाई अप कर लिया था। इनफैक्ट जो नेपोलियन की होम टेरिटरी फ्रांस थी, वहाँ पर भी नेपोलियन के खिलाफ कई सारे लोग हो चुके थे। जनवरी 1814 में जो एंटी नेपोलियनिक फोर्सेस थी उन्होंने फ्रांस को चारों ओर से घेर लिया था और फ्रांस पर हमला बोल दिया था। नेपोलियन ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्टिक्स और स्किल्स की वजह से इन एलाइज को फ्रेंच बॉर्डर पर 3 महीने तक रोक कर रखा हुआ था। इस बार एलाइज नेपोलियन का तख्ता पलट करने के पक्के इरादे से आए थे, जिसके लिए बाकायदा प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन ने मार्च 1814 में ट्रीटी ऑफ शाउमाउंट भी साइन करी थी। 30 मार्च को एलाइड फोर्सेस फ्रांस के पेरिस जा पहुंची। जब एलाइज पेरिस पहुंच गए तब नेपोलियन को समझ आ गया कि भैया अब संघर्ष करने का कोई फ़ायदा नहीं है और फाइनली 4 अप्रैल 1814 में नेपोलियन ने फ्रांस के एम्परर पद से हटने का फैसला लिया। इसके बाद नेपोलियन और एलाइज के बीच ट्रीटी ऑफ फाउंटेनब्लियो साइन हुई, जिसके तहत एलाइज ने नेपोलियन को एल्बा आइलैंड रूल करने के लिए दिया। इसके अलावा एलाइज ने यह भी प्रॉमिस किया कि वो हर साल 400 वॉलंटियर्स और 2 मिलियन फ्रैंक्स यानी कि फ्रेंच करेंसी को नेपोलियन के पास भेजेंगे ताकि वो एल्बा को ठीक से रूल कर सकें। एलाइज ने नेपोलियन को एल्बा आइलैंड्स पर जहर देकर मारने की कोशिश भी करी थी, लेकिन नेपोलियन इस बार भी बच गए और फाइनली 4 मई 1814 को नेपोलियन एल्बा आइलैंड से भागने में कामयाब रहे। 1 मार्च 1815 में नेपोलियन फ्रांस के कैनिस में तूफान की तरह पहुंचे। नेपोलियन के जाने के बाद फ्रांस में बोर्बन रूलिंग लाइनेज यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के रूलर्स थे उन्हें इस्टेब्लिश करा गया था फ्रांस को रूल करने के लिए नेपोलियन के एम्परर पद से हटने के बाद। फ्रांस के लोग बोर्बन रूलर्स के रूल की वजह से नाखुश थे और जब नेपोलियन फ्रांस पहुंचे तो इसी वजह से उन्होंने नेपोलियन को सपोर्ट किया। फिर मार्च 20 1815 में नेपोलियन पेरिस पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, प्रशिया, हानोवर, नसाओ, नीदरलैंड्स और ब्रुंसविक की कंबाइंड फोर्सेस ने वॉटरलू की बैटल में 18 जून 1815 में फ्रेंच फोर्सेस को डिफीट कर दिया। फिर 22 जून 1815 में नेपोलियन को जो फ्रांस का एम्परर पद था उसे त्यागना पड़ा। इस बार एलाइड फोर्सेस ने नेपोलियन को एल्बा आइलैंड्स की बजाय एग्जाइल के लिए सेंट हेलेना आइलैंड्स पर भेजने का फैसला करा था। अक्टूबर 1815 में नेपोलियन सेंट हेलेना आइलैंड पहुंचे और उनके साथ उनके कुछ वो साथी भी थे जिन्होंने नेपोलियन को एग्जाइल में ज्वाइन करने का फैसला लिया था। डेथ 1817 से ही नेपोलियन की हालत बिगड़ने लगी थी, जिसकी वजह स्टमक कैंसर को भी बताया गया है।
हालांकि नेपोलियन की डेथ हिस्टोरियंस के बीच आज भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग थ्योरीज है नेपोलियन की इलनेस और डेथ से रिलेटेड, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि नेपोलियन को साइनाइड जहर देकर मारा गया था। जहां पर जिस रूम में नेपोलियन रहते थे उसके वॉल्स पर साइनाइड जहर लगाया गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे नेपोलियन की हालत बिगड़ने लगी थी। 1821 से पहले नेपोलियन की हालत इतनी ख़राब नहीं थी और वो अपने नॉर्मल काम खुद कर सकते थे, लेकिन 1812 की शुरुआत से ही नेपोलियन की हालत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आना शुरू हो गई थी। फिर फाइनली 5 मई 1821 की शाम को 5:49 पर नेपोलियन ने अपनी जीवन की आखिरी सांस ली। उनके आखिरी शब्द थे, माई गॉड द फ्रेंच नेशन, माई सन हेड ऑफ द आर्मी जोसेफाइन। इसी के साथ इतिहास के एक लेजेंड की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।